आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट। ओके, मैंने आपको पढ़ के आने के लिए बोला था। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि मुझे नया चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर हो चुका है, सिर्फ हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से देख रहे हैं एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा होगा वही पढ़ाऊंगा मैं। ओके, लीव पढ़ा दिया था मैंने आपको, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ये सब बता दिया था। एक्सटिपुलेट, स्टिपुलेट सब बता दिया था। आई थिंक आपको पता है सब, ठीक है ना। लीव बेस के बारे में बताया था। शीटिंग लीव बेस होता है, पल्विनस लीव बेस होता है ना। पिटियोल बता दिया, है ना। जिसके पास पिटियोल होता है उसको पिटियोलेटेड बोलते हैं, जिसके पास पिटियोल नहीं होता उसको नॉन पिटियोलेटेड और सेसाइल बोलते हैं, है ना। पिटियोल का दूसरा नाम मीजोपोडियम है ना। लैमिना, लैमिना क्या है, इसके अंदर क्या है, लैमिना के अंदर, लैमिना को क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, है ना। सबसे बड़ा हिस्सा है लीफ का वो, है ना। मेन हिस्सा भी है क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब आपको पता है, मैं सिर्फ आपको वापस आइडिया दे रहा हूँ। आप खुद से भी लिख सकते हो इनफैक्ट ये तो, है ना। लैमिना सरफेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज। एक मिनट, हाँ। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, है ना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था लीफ इज आइदर डॉर्सी वेंट्रल। मैंने ये भी बताया था इसका मतलब क्या है। डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेस पे अलग अलग दिखेंगे। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि ज़्यादातर आपने कोई लीफ देखा होगा तो आपने देखा होगा ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जो सन से एक्सपोज है, जो सन से एक्सपोज है वो लीफ का डॉर्सल सर्फेस है, राइट। वो डॉर्सल सर्फेस होता है। मैंने हमेशा बोला कि जो सन को फेस करता है वो डॉर्सल होता है, जो लैंड को फेस करता है वो वेंट्रल होता है। लीफ में ये सबसे ज्यादा काम आता है। लीफ के अंदर वो वाला हिस्सा जो सन को फेस करता है दैट इज ऑलवेज डॉर्सल, है ना। तो डॉर्सी वेंट्रल क्या है, जो सन को फेस करता है वो डार्क ग्रीन होता है, जो लैंड को फेस करता है वो लाइट ग्रीन होता है। बहुत ही लॉजिकल इसका आंसर। ऐसा क्यों? बिकॉज जहाँ ज्यादा क्लोरोफिल होगा वो हिस्सा ग्रीन ज्यादा होगा, वो हिस्सा ज्यादा ग्रीन होगा, है ना। और ज्यादा क्लोरोफिल कहाँ होंगे, जो एरिया सनलाइट से एक्सपोज होगा वहीं पे ज्यादा क्लोरोफिल होगा। बिकॉज सनलाइट से एक्सपोज होने के बाद क्लोरोफिल खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसीलिए डॉर्सल सरफेस पे ज्यादा क्लोरोफिल होता है। डॉर्सल सरफेस होता है वो ज्यादा ग्रीनिश होता है ना। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, नाम ही उसका डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी वेंट्रल मीन्स डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस इज डिफरेंट, है ना। प्रिंसिपल। इसके अलावा उसके बाद लिखा आइसो बायलेटरल, ये भी आपको समझ में आ जाता है। आइसो मीन सेम, बायलेटरल, बायलेटरल मीन दोनों साइड। डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल साइड इज सेम, दैट इज नोन एज आइसो बायलेटरल लीफ। ने भी बताया था डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट, व्हाइल आइसो बायलेटरल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट। ये सब बता दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा, सेंट्रिक और सिलेंड्रिकल लीव्स आर दोज इन विच बोथ द सरफेस ऑफ द लीव्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश डिस्टिंक्टली। ये तो कुछ नया है, नो नीड, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप डिस्कार्ड कर सकते हो इसको। सेंट्रिक और सिलेंड्रिकल लीव्स एंड ऑल ये सब नहीं है। ये तो वहाँ पे भी एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट था। लीफ लैमिना वेरीज ग्रेटली इन शेप, साइज, मार्जिन, एपेक्स। वहाँ और भी बहुत सारे वर्ड लिखे हुए थे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट है? जल्दी रिप्लाई करना, बिकॉज ये चैप्टर खत्म हुआ है। सिर्फ ऊपर से रिविजन की गवर्नमेंट से आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप एग्जाम में लिख सको। लीफ वेनेशन, ये भी आपको याद ही होगा। लीफ वेनेशन दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल, है ना। रेटिकुलेट मींस, रेटिकुलेट का मतलब ही वही होता है। जब कभी भी आप आगे बायोलॉजी में हायर स्टडीज, कितना भी हायर स्टडी करो, रेटिकुलेट वर्ड आएगा इसका मतलब समझ जाना। रेटिकुलेट का मतलब होता है वेब लाइक, जाल, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, है ना, दो टाइप के वेनेशन होता है ना। रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर एक बड़ी सी वेन होती है जिसको मिडरिप बोलते हैं, उसके बाद छोटे छोटे वेनलेट्स होते हैं और सब ऐसे
वेब के फॉर्म में अरेंज होता है, इसलिए इसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट। पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होता है, सारे वेन्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोनोकोट की, है ना। तो वही लिखा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन अ लीफ लैमिना इज नोन एज वेनेशन। वेन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ मिनरल एज वेल एज फोर्स, है ना। इसके अलावा वेन्स उसको क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर सोचो अगर लीफ के अंदर वेन्स नहीं होता तो वेन जो लीफ है वो तो ऐसे ड्रूप कर जाएगी नीचे की तरफ। आई होप समझ में आता है, आप सबको समझ में आती होगा ऑब्वियसली, ड्रूप कर जाएगी नीचे। जैसे हमारे अगर हाथ के अंदर बोन्स नहीं होगी तो हमारा हाथ कैसे ऐसे नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली उनके अंदर जो स्केलेटल सपोर्ट है वो बिकॉज ऑफ वेन्स है। तो द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द लैमिना इज डेवलप्ड बाय द वेन्स, ठीक है। उसका टाइप्स ऑफ लीव्स भी मैंने पढ़ाया था, है ना। अगर लीफ का जो इंसिशन होता है, मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ इंसिशन था। अगर इंसिशन मिडरिप को टच कर जाता है, अगर इंसिशन मिडरिप को टच कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते थे, कंपाउंड लीफ। अगर इंसिशन मिडरिप को टच नहीं करता है, चाहे कितना भी डीप इंसिशन हो, चाहे कितना भी डीप इंसिशन हो, बट अगर वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा है तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ, है ना। वही लिखा है, बेस्ड ऑन द इंसिशन ऑफ द लैमिना, दो टाइप है, सिंपल एंड कंपाउंड, है ना। सिंपल लीफ के अंदर तो ये सब लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक हो चुका है। उसके बाद दो टाइप थे कंपाउंड लीफ, वापस दो टाइप के थे, पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड मैंने आपको बताया था, उसके अंदर कॉमन एक्सेस होता है। मैं अभी वापस वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर एक वर्ड बताया था स्पेसिफिकली इसके लिए, कॉमन एक्सेस, जिसका नाम था रैकीज, रैकीज। जबकि पाल्मेटली कंपाउंड के अंदर कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। तो पिनेटली कंपाउंड leaflets are present laterally on a common axis called rachis, जो मिडरिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। The palmate compound in which all the leaflets are attached at a tip of the petiole, that is at a point, single point, ठीक है। उन्होंने डायग्राम में ऐसे दिए है बट वो जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे डायग्राम में और एक्स्ट्रा उन्होंने इसको एक्सपैंड करके बताया है, मेरे ख्याल से वो जरूरत नहीं है। तो पेरीपिनेट, इम्पेरीपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट, डी कंपाउंड, ये सब ज़्यादा हो गया इतना, वैसे भी उन्होंने दिया भी नहीं, ऐसी फोटो दी है। पेरीपिनेट क्या होता है, आप ध्यान से देखो, पेरीपिनेट में क्या होता है, इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स होता है, इवन नंबर, देखो यहाँ पर लीफलेट्स इवन नंबर है, मतलब एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड, इवन ही होगा, है ना। इम्पेरीपिनेट मतलब देखो टॉप पे एक लीफलेट है, टॉप पे, अगर टॉप पे एक होगा तो ऑब्वियसली जो लीफलेट्स होंगे वो ऑड होंगे, 5 है देखो इसमें, इसमें तो इवन ही होने वाला है क्योंकि इसकी जो एंड पोर्शन है वहां पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये इम्पेरीपिनेट होता है, ठीक है। फिर बाईपिनेट मतलब और बाइफर्केशन हो गया, देख सकते हो आप, और बाइफर्केशन हुआ है। ट्राइपिनेट और बाइफर्केशन, 3 गुना बाइफर्केशन। डीकंपाउंड मतलब बहुत ज्यादा बाइफर्केशन। इसका बेस्ट एग्जांपल कोरिएंडर में घर पे आता है, धनिया, है ना, कोरिएंडर, उसको डीकंपाउंड बोलते हैं। वो जो लीव्स होती है वो डीकंपाउंड लीव्स है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत वैसे नहीं है बट फिर भी मैंने आपको आइडिया दे दी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो टेक्स्ट बुक होती थी ना उसमें ये भी सब डिटेल में लिखा हुआ था। अच्छा हुआ, चलो अच्छी बात है, ये तो निकाल दें इन्होंने एटलीस्ट, पिनेटली और पाल्मेटली बोला है। सिमिलरली पाल्मेट में भी वही है, यूनिफोलिएट, यहाँ पाल्मेट वर्ड यूज नहीं होता है, मतलब यूनिपाल्मेट ऐसा वर्ड यूज नहीं होता है, यहाँ पर वर्ड यूज होता है यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट देखो 2 है, ट्राईफोलिएट 3 है, क्वाड्रीफोलिएट, मल्टीफोलिएट, डिपेंड करते कितने टिप पे कितने लीफलेट्स अरेंज है उसके बेसिस पर। अगेन नो नीड, आइडिया होना चाहिए ऊपर ऊपर से, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके नीचे उनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, तो इतने एग्जाम्पल्स आपसे लर्न भी नहीं होंगे, बहुत सारे, मैं तो बोलूँगा मत पढ़ो, वो सब आते भी नहीं है। जो बेसिक है वो पता होना चाहिए, पिलेटली और पाल्मेटली पता होना चाहिए। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीव्स के मॉडिफिकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमें पता है लीव का मेन काम फोटोसिंथेसिस है, बट अगर मॉडिफिकेशन होगा तो वो कोई और काम भी करने वाला है ना, वो कुछ और काम करेगा अदर देन फोटोसिंथेसिस, है ना। देखो पहला मॉडिफिकेशन क्या है, लीव स्पाइन, मतलब लीव जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया। तो समटाइम एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, एग्जांपल याद रखना है ओपुंशिया। और मार्जिन ऑफ अ लीफ, लीफ की जो मार्जिन होती है वो सिर्फ स्पाइन में कन्वर्ट होती है, एग्जांपल इज अगेव। और स्टिप्यूल इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो अलग अलग हिस्से जो होते हैं लीव्स के वो मॉडिफाई हो सकते हैं स्पाइन में। अगर पूरी की पूरी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट होती है, उसका एग्जांपल ओपुंशिया है।
अगर सिर्फ मार्जिन जो होता है, मार्जिन लीफ का जो मार्जिन होता है वो सिर्फ स्पाइन में कन्वर्ट होता है, उसका एग्जांपल है अगेव। स्टिप्यूल सिर्फ स्पाइन में कन्वर्ट होता है, उसका एग्जांपल है अकेशिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑब्वियसली लीफ कभी भी स्पाइन में कन्वर्ट होता है, उसका रीजन यही होता है, टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो, क्योंकि लीफ का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। लीफ का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, आई होप आप लोगों को ट्रांसपिरेशन पता है ना? ट्रांसपिरेशन पता है? किसी को ट्रांसपिरेशन डाउट है? वर्ड स्कूल में पढ़ा होगा ना ट्रांसपिरेशन तो? है ना? लीफ में से पानी का लॉस होना, लीफ में से पानी का लॉस होना इज ट्रांसपिरेशन, इज ट्रांसपिरेशन। है ना? इसके अलावा और क्या हो सकता है? टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग। जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो लोग लीफ खा लेंगे, तो लीफ अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या कर देगी? लीफ को स्पाइन में कन्वर्ट कर देगी। है ना? तो इसमें एक एग्जांपल याद रखो, सिर्फ ओपुंशिया वाला। अगेव और अकेशिया कोई नहीं पूछता। अगेन यहाँ पर नो नीड, आप एंटायर लीफ ही याद रखो, ठीक है? लीफ टेंड्रिल, यहाँ पे लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंड्रिल में। है ना? टेंड्रिल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंड्रिल में कन्वर्ट हो भी रहे, देखो वायर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें भी वही है वापस, कि पूरा लीफ कन्वर्ट हो जाएगा, स्टिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, मार्जिन कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही सब लिखा है। इन सम वीक स्टेम्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर स्टेम्स बहुत वीक होते हैं। अगर स्टेम वीक होंगे तो फिर उसको सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए रहेगा, तो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लीफ, लीफलेट या लीफ का कोई भी पार्ट जो है प्रोड्यूस मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस थिन ग्रीन वायरी कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड लीफ टेंड्रिल। इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। काम क्या होगा? क्लाइंबिंग। है ना? देखो होल लीफ टेंड्रिल, पहला एग्जांपल देखो क्या है, होल लीफ टेंड्रिल, पूरा का पूरा लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया। एग्जांपल लथाइरस, एग्जांपल लथाइरस। लीफलेट टेंड्रिल, पाइसम सटाइवम। पता है किसी को पाइसम सटाइवम क्या होता है? पता होगा? पाइसम सटाइवम किसका नाम है? पाइसम सटाइवम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, रिसर्च करके नहीं बताना। हाँ, ग्रीन पी और गार्डन पी, उसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है? अब देखो इसमें लीफ की जो टिप है, लीफ की जो टिप है वो सिर्फ टेंडल में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए लीफ टिप टेंडल ग्लोरियोसा। इसमें स्टिप्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टिप्यूल टेंडल स्माइलेक्स। तो वापस मैं बोलूंगा आपको कि अब आप पे डिपेंड करता है, ये मेरे को नहीं लगता, मोस्टली तो नहीं पूछते ये भी सब, इतना डेप्थ में नहीं जाते वो लोग। अभी नसीब खराब रहा तो आ सकता है। लास्ट, एकदम लास्ट में अगर आपको लगे कि आपका पूरा पढ़ के हो गया है, सब कुछ याद हो गया अच्छे से, फिर अगर आपको ये पढ़ना तो एक बार पढ़ लेना कि होल लीफ टेंड्रिल लथाइरस, लीफलेट टेंड्रिल पाइसम सटाइवम। ठीक है? मार्क करके रखना फॉर द लास्ट, पूरा चैप्टर होने के बाद। लीफ हुक, लीफ जो है वो हुक बना लेगा, हुक बना लेगा। अब ऐसा क्यों करेगा? हुक क्यों बनाएगा? हुक क्यों बनाएगा? किसी ट्री पे अटैक करने के लिए। हुक क्यों होते हैं? डिफेंस के लिए होते हैं, राइट? है ना? कैट के पास होते हैं नेल्स उसके, यहाँ हमारे पास भी है नेल्स। हमारे पास भी नेल्स का मेन रीजन क्या है? कुछ हद तक डिफेंस के लिए ही काम के, है ना? तो देखो इन प्लांट लाइक बिग्नोनिया अंगुइस कैटाई, प्लांट का नाम भी देखो कैसा है, बिग्नोनिया अंगुइस कैटाई। क्यों ऐसा नाम रखा? बिकॉज इसके जो लीफ है ना वो कैट के नेल जैसे बन जाते हैं, कैट्स नेल, इसलिए इसका नाम है बिग्नोनिया अंगुइस कैटाई। आप सिर्फ बिग्नोनिया भी याद रख सकते हैं। ठीक है? द टर्मिनल थ्री लीफलेट, उसके जो टर्मिनल तीन लीफलेट होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू थ्री स्टिफ कर्व एंड पॉइंटेड हुक्स यूज्ड टू क्लिंग ओवर बार्क ऑफ ट्री, ओवर द बार्क ऑफ ट्री, दूसरी ट्री के ऊपर क्लिंग करने के लिए काम आता है। ठीक है? तो लीफ हुक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं पहले बोल रहा हूँ, बिग्नोनिया अंगुइस कैटाई आया हुआ है नीट में भी, कैट स्नेल भले ही एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना है आपको। उसमें किस लिए? ये लीफ हुक का एग्जांपल है, लीफ हुक का एग्जांपल है। फाइलोड तो आपको पता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जो पिटियोल होता है वो ग्रीन लीफ लाइक हो जाता है, पिटियोल जो होता है वो लीफ लाइक हो जाता है। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज इसको ऐड कर लेना। जो मैं बोल रहा हूँ आपको ऐड करने के लिए, वो एनसीईआरटी में ऐड करना है, लीफ हुक ऐड करना है, फाइलोड ऐड करना है, ये सब ऐड करना है। नहीं दिया है वहाँ पर एनसीईआरटी में, और पूछते हैं।
तो व्हेन petiole of the leaf becomes flat green and leaf like, it's called phyllodes. इसका एग्जांपल भी याद रखना, अकेशिया ऑरिकुलोफॉर्मिस, अकेशिया ऑरिकुलोफॉर्मिस. द नॉर्मल लीफ इज बाइपिनेटली, वो सब याद नहीं रखने की जरूरत नहीं. नॉर्मल लीफ बाइपिनेटली कंपाउंड एंड फॉल्स ऑफ सून, यानी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं. इतना याद रखो फाइलोड क्या होता है. फाइलोड मतलब व्हेन petiole takes the function of leaf, व्हेन petiole takes the function of leaf. अब वो लॉजिक भी लगा सकता है कोई कि ऐसा petiole लीफ में क्यों कन्वर्ट हुई होगी. कहीं ना कहीं जो लीफ की ब्लेड है, यानी लीफ लैमिना जो है, वो थोड़ी देर के लिए जिंदा रहता होगा, मर जाता होगा जल्दी से, इसीलिए तो petiole ने फंक्शन ले लिया लीफ का. वो लॉजिक लगा सकते हैं. ठीक है, उसका एग्जांपल याद रखना, अकेशिया ऑरिकुलोफॉर्मिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फाइलोड का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. यहाँ तक कोई डाउट? और जो मैं बोल रहा हूँ वो एनसीईआरटी में ऐड कर सकते हो. जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हो ना, तो बेटर बोल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत फायदा होगा. आपका काम भी कम हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी में ऐड करते जा रहे हो साथ में. तो या अगर लिख भी रहे हो बाजू में कि हाँ मुझे ये एनसीईआरटी में ऐड करना है, आपका काम काफी आसान हो जाएगा. इससे मैं जब भी पढ़ाता हूँ, आप टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी सब लेके बैठने का साथ, और कुछ पॉइंट बोलता हूँ अगर एक्स्ट्रा तो वो नोट भी कर सकते हो. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? ये 11th पोर्शन में आता है, 11th के पोर्शन में आता है सौरभ. ठीक है, ओके. कोई मुझे बता सकता है पाइसम सटाइवम किस चीज के लिए फेमस है? पाइसम सटाइवम किधर तो है ये, किसी चीज के लिए? ये आपके 10th में था इसलिए पूछ रहा हूँ. पाइसम सटाइवम कहीं तो यूज हुआ है, बताओ कहाँ यूज हुआ? ज्यादा देर लोगे तो ऐसा लगेगा कि इंटरनेट से सर्च कर रहे हो. मेंडल ने यूज किया था ना, मेंडल ने यूज किया था पाइसम सटाइवम. जेनेटिक्स याद है? मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसा सब था ना आप लोगों को? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, सब था ना. मेंडल ने जिस प्लांट पे स्टडी किया था वो कौन था? गार्डन भी पाइसम सटाइवम भी था ना. 9th में था कि 10th में था? मुझे लगा 10th में. अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में था आप लोगों को. ओके, कोई बात नहीं, वापस आएगा 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में. ओके, अगेन फाइलोटैक्सी ये भी बताया था मैंने आपको, अगर याद होगा तो. फाइलोटैक्सी 3 टाइप की होती है. कौन सी? अपोजिट, ऑल्टरनेट, वर्ल्ड, है ना. तो देखो पहला ऑल्टरनेट है. ऑल्टरनेट आप ध्यान से देखो, फोटो पे देखो, एक नोड पे एक ही लीफ आती है. इसका पहला पॉइंट तो ये याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर क्या है, एक नोड पे एक ही लीफ है, दूसरे नोड पे अपोजिट साइड में ग्रो कर, अपोजिट साइड पे लीफ ग्रो करती है. दैट इज नोन एज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं. अपोजिट, वर्ल्ड नहीं दिया है, वर्ल्ड दिया है इन्होंने सीधा, अपोजिट कहाँ गया? अच्छा, अपोजिट को तो अलग. वर्ल्ड आपको मैंने बताया था, एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स आती है, एक ही नोड से बहुत सारी लीफ आती है. दैट इज नोन एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. सब बेस्ट एग्जांपल मीडियम, ऐसे ही कुछ है शायद, देखते हैं आ जाएगा, हो सकता है नीचे दिया भी है. ओके, मीडियम है ना. ओके, उसके बाद देखो अपोजिट के दो टाइप है, अपोजिट डिकसेट एंड अपोजिट सुपरपोज्ड. डिकसेट का मतलब क्या है, लीफ एकदम, उसके जो लीफ मार्जिन है वो पॉइंटेड नहीं है, आप देख सकते हो. या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, डिकसेट ऐसा भी होता है, एक ऐसे 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 देखो, इसमें फोटो में समझ में नहीं आएगा. ऐसा लीफ है, ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे दोनों, दैट इज डिकसेट. बट एक ही नोड से दो लीफ आएगी, पर ऐसी भी तो हो सकती है. इसको बोलते हैं अपोजिट सुपरपोज्ड, अपोजिट सुपरपोज्ड. ठीक है, तो इतना वैसे जरूरत नहीं है, बट ठीक है, आ सकता है एक बार के लिए. तो प्लीज नोट कर लेना एनसीईआरटी में. देखो ऑल्टरनेट का एग्जांपल एनसीईआरटी में है, वो याद रखना है, इसमें नहीं है. एग्जांपल मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आप चाहे गवर्नमेंट की एग्जाम दो या फिर आप जो भी एग्जाम देने जाओ,
आप हो सके तो एक ही बुक में से एग्जाम्पल पढ़ना, और चाहिए तो वो एनसीईआरटी से ही पढ़ो, वरना दोनों के एग्जाम्पल पढ़ोगे ना इतना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेटर है किसी एक का पढ़ो। अभी एनसीईआरटी के अंदर है ना अपोजिट डिकसेट और अपोजिट सुपरपोज के एग्जाम्पल अलग अलग से नहीं दिए होंगे, वो ऐड कर लेना एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। अपोजिट डिकसेट कैलोट्रोपिस, अपोजिट सुपरपोज जामुन, ये याद कर लेना, ठीक है। सॉरी, डिकसेट ऐसा होता है, डिकसेट ऐसा होता है, एक लीफ ऐसे ग्रो करेगी ना तो दूसरी ऐसे, इसको डिकसेट बोलते हैं। मतलब एक्चुअली वो लोग 90 डिग्री पे ग्रो करते हैं, ऐसे 90 डिग्री का कुछ रहता है, ठीक है, दैट इज नोन एज डिकसेट। इससे कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपको, बट देन टू इसमें लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीफ फ्रॉम ईच नोड एंड द कंसेक्यूटिव पेयर एट राइट एंगल, वो लोग राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज अपोजिट डिकसेट। तो फाइलोटेक्सी आपको पता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस इन स्पेसिफिक मैनर इज नोन एज फाइलोटेक्सी, है ना। ऑल्टरनेट, वर्ल्ड, अपोजिट डिकसेट, अपोजिट सुपरपोज, सब बता चुका हूँ, नहीं पढ़ाने वाला ये सब। इन्फ्लोरेसेंस ये भी मैंने आपको बताया, तो ये एक मिनट है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस आपको पता है, मैंने आपको बोला था ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दोनों का मतलब इन्फ्लोरेसेंस ही होता है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, उसको भी इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस क्या बोल सकते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस किसी को पता है क्या क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस को क्या बोलते थे बताओ, फ्लोरल एक्सिस का दूसरा नाम किसी ने पढ़ा है क्या चैप्टर? परफेक्ट, अच्छी बात है। अगर यहाँ कोई आंसर करता है तो बहुत अच्छी बात है, नंदनी गलत है, पेडंकल आंसर है इसका। यहाँ पे 3 नाम में हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, पेडंकल, पेडिकल, पिटियोल। यहाँ कोई आंसर देता है, इंप्रेसिव है, पढ़ा है उन्होंने, मतलब तो उनका डेडिकेशन भी समझ में आता है डॉक्टर बनने के टुवर्ड्स। एक आंसर आया एकदम परफेक्ट, बाकी लोग भी अच्छी बात है, बट पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना बेटर होगे। मैंने आपको पहले ही बोला था इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है ना, फ्लोरल एक्सिस, दैट इज पेडंकल, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस अ स्पेशलाइज्ड एक्सिस और अ ब्रांच ओवर व्हिच द फ्लो, देखिए इसीलिए लिखा है स्पेशलाइज्ड एक्सिस, है ना, उसका पेडंकल नाम होता है। A specialized axis or a branch over which the flowers are produced or born in a definite manner is known as inflorescence. Inflorescence has 2 parts, peduncle and flowers, ठीक है ना। उसके बाद भी मैंने आपको बताया था 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, मेजर 2 ही होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस, एक में एक्रोपेटल सक्सेशन था, एक में बेसिपेटल सक्सेशन था, ठीक है। देखते क्या होता है। ऑल द फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, जितने भी फ्लावर्स होते हैं सब एक टाइप मैच्योर नहीं होते हैं। चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इंक्रीज and large number of flowers can be pollinated in a single visit also makes the flower attractive, वो ठीक है। अब देखो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस, अभी देखो यहाँ अच्छा दिया डायग्राम, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर नया फ्लावर कौन सा है। ऑब्वियसली जो बड़ा हो चुका है, ये वाला बड़ा हो गया है प्लांट, ये अभी छोटा है, मतलब अभी जस्ट ओपन हुआ है ये, तो ऑब्वियसली इसमें ओल्ड प्लांट कौन सा है, नीचे की तरफ, न्यू प्लांट कौन सा है, ऊपर की तरफ। तो न्यू प्लांट ऊपर की तरफ है ना, तो मतलब इसका सक्सेशन कैसा है, एक्रोपिटल, एक्रोपिटल सक्सेशन है, ठीक है। डायरेक्शन ऐसा है ग्रो होने का। और देखो इसका जो फ्लावर है, अगर आपको याद होगा तो साइमोस में ऐसा था कि प्लांट ऐसे ऐसे पहले ग्रो होता था और फिर उसके टिप पे फ्लावर ग्रो हो जाता था और फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे ग्रो होते थे, है ना। अगर टिप जो है, जो पेडंकल है उसकी जो टिप है, अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गई तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, एक डेफिनेट ग्रोथ होती है ना। ये सब बताया था मैंने, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं हालांकि। तो क्या लिखा है, रेसिमोस ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज इंडेफिनेट, हो गई इंडेफिनेट क्योंकि इसका जो टर्मिनल है, टिप है, वो फ्लावर में कन्वर्ट ही नहीं हुई, टिप जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हुई नहीं, तो इंडेफिनेट ही होगा, इसलिए इसको इंडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं,
मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, वरना फास्ट नहीं जाता। आई होप मैच कर पा रहे हो। क्लियर है ना? समझ में आएगा ना मैं फास्ट जाऊंगा तो? पढ़ के आए हो? मैंने मैसेज किया था ना। इसीलिए मैंने मैसेज किया था, क्योंकि हमें लेके थोड़ी बैठना है इस चैप्टर को ही, है ना? चलो, ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज इंडेफिनाइट और अनलिमिटेड, है ना? अपाइकल बर्ड इज फ्री फॉर द कंटिन्यूअस ग्रोथ। अपाइकल बर्ड फ्री है, कन्वर्ट ही नहीं हुआ फ्लावर में। फ्लावर आर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, अभी मैंने बताया एक्रोपिटल सक्सेशन। मैच्योर फ्लावर एट द बेस, तो मैच्योर फ्लावर है, मैच्योर मींस ओल्डर ना। मैच्योर कौन होते हैं? जो बड़े होते हैं। तो मैच्योर फ्लावर एट द बेस, प्लीज ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। मैच्योर फ्लावर पूछ रहे हैं, यंगर फ्लावर पूछ रहे हैं, ओल्डर फ्लावर पूछ रहे हैं। घाई मत करना, आराम से आंसर देना, है ना? मैच्योर फ्लावर ऑब्वियसली बेस पर है, यंगर फ्लावर एपेक्स पर है ना? ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल, ये भी ये प्लीज ये नोट करना, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ। ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल। अब सबको पता होगा सेंट्रीपिटल क्या होता है? बाहर से अंदर की तरफ जाना, पेरीफ्री से सेंट्रल की तरफ जाना। मतलब अगर फ्लावर, यही फ्लावर अगर सेंट्रल होता है, अभी हमने कैसा देखा है फ्लावर, सीधा सीधा देख रहे हैं ना इसमें फ्लावर, ये देखो यहाँ पर फ्लावर कैसा दिखाया है। अगर यही फ्लावर को मैं कंप्रेस कर दूं, इसी फ्लावर को मैं कंप्रेस करके नीचे लेके आ जाऊं, समझना मेरी बात। इस फ्लावर को मैं कंप्रेस कर दूंगा, अगर कंप्रेस कर दूंगा तो सर्कुलर हो जाएगा। इस फ्लावर को मैं ऊपर से नीचे अपेक्स टू बेस कंप्रेस कर रहा हूँ। समझो आपके पास कैसे समझाऊं, क्ले है, क्ले, ठीक है, क्ले। और क्ले जो है ना, वो आपके पास अभी फिलहाल जो है ना, वो एक स्टिक, जैसे कैसे स्टिक कैसी होती है, स्टिक, वैसा आपने क्ले को बना रखा है, या रोल की तरह बना रखा है। अब आप सोचो उस क्ले को आप ऊपर से और नीचे से प्रेस करोगे, वो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा ना, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि समझ में आएगी तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर जो फ्लावर आपको दिख रहा है, वो कौन से फॉर्म में है? वो रोल के फॉर्म में है ना, रोल, ऐसा रोल है। अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं ऊपर से नीचे, तो क्या होगा इसमें? सोचो, जो अभी ध्यान देना, अभी जो नीचे वाले फ्लावर है, जो मैच्योर फ्लावर है, वो किधर चले जाएंगे? पेरीफ्री में। वो किधर चले जाएंगे? पेरीफ्री में। और जो एकदम ऊपर वाले फ्लावर है, वो किधर आ जाएंगे? सेंटर में। मतलब अगर इसी को मैं कंप्रेस करूं तो ऐसा कुछ, अब ये सर्कुलर हो गया, राइट? तो इसके जो सेंटर होगा, सेंटर, वहां पर कौन से फ्लावर रहेंगे? यंगर वाले। और जो इसकी पेरीफ्रीज है, इसके जो पेरीफ्री एरिया है, वहां पर कौन से फ्लावर रहेंगे? ओल्डर, ओल्डर। तो अगर मैं यही फ्लावर को सर्कुलर फैशन में पूछूं आपसे, तो आंसर क्या आएगा? अभी आप देखो, अगर ये सर्कुलर फैशन में है तो कैसी ग्रोथ है इसकी? फ्लावर कैसे ओपन हो रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ, है ना? क्योंकि यंगर फ्लावर कहाँ है? सेंटर में। यंगर फ्लावर कहाँ है? सेंटर में। ओल्डर फ्लावर कहाँ है? पेरीफ्री में। मतलब कैसे ओपनिंग हो रही है? ऑर्डर ऑफ ओपनिंग क्या है? बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ क्या होती है? सेंट्रीपिटल। याद है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर। समझ में आया क्या मैंने क्या बताया? कंसेप्ट इसलिए बताया, मैं डायरेक्ट रट्टा भी करवा सकता था, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल, बट मैंने कंसेप्ट इसलिए बताया ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सोच पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो रिकॉल कर पाओगे। इसलिए कभी भी हमेशा ध्यान रखना, साइंस में जितना पॉसिबल है उतना उसको साइंटिफिक वे, जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल वे में उसको समझने की कोशिश करनी की। अगर नहीं हो रहा है कुछ चीज साइंटिफिक कंसेप्चुअल पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको रट्टा करने जाने का फाइनली, क्योंकि ऑलरेडी रट्टा करने के लिए बहुत सारी चीजें, तो रट्टा कम होना चाहिए हमेशा। रट्टा हमेशा बर्डन क्रिएट करेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये समझा? ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल, हाँ, है ना? ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल। बस इसका अपोजिट साइमोस है। साइमोस में कैसा होगा? ग्रोथ ऑफ द पेडंकल इज फाइनाइट, लिमिटेड। अपाइकल मेरिस्टेम, जो अपेक्स वाला पोर्शन है, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो अपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। आप इसमें देखो, यंगर फ्लावर नीचे है, तो मैच्योर फ्लावर कहाँ है? अपेक्स पर। यंगर फ्लावर किधर है? बेस पर। हम किसके बेसिस पर देखते हैं? यंगर फ्लावर के बेसिस पर। यंगर फ्लावर किधर है? बेस पर।
तो कैसा ग्रोथ है, सक्सेशन कैसा है, बेसिपिटल। तो फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन। मैच्योर फ्लावर एट द एपेक्स, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग उसका अपोजिट। इसको कंप्रेस करो तो फ्लावर ओपनिंग कैसी होगी, बाहर की तरफ। उसमें कैसे हो रही थी, पेरिफ्री से सेंटर। यहाँ पर कैसा होगा, सेंटर टू पेरिफ्री। कोई भी चीज सेंटर से अवे जाती है, सेंटर से दूर जाती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ओपनिंग है सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है ये, एनसीईआरटी में एंटर कर लेना ही है। जहाँ पर रेसिमोस लिखा वहां लिख लेना ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीपिटल। जहाँ पर साइमोस लिखा वहां लिख लेना ऑर्डर ऑफ ओपनिंग इज सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं हम। और ये आप लोगों के लिए तो और जबरदस्त फायदा है, आपको मैंने यही चैप्टर डबल बार दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज पढ़ लेना इसको, जितना पढ़ोगे उतना क्लियर रहेगा। ओके, किसी को कोई डाउट है प्लीज अभी बता दो मुझे, किसी को भी कोई डाउट जल्दी से। ठीक है, चलो ओके। ओके, फ्लावर। अब फ्लावर की बात, फ्लावर भी मैंने आपको बताया था, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट है ना। जो शूट है वही किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लावर में। क्यों, क्योंकि प्लांट को रियलाइज हुआ कि अरे अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन आगे कैसे ग्रो करेगी। ऑब्वियसली किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करना है, या उनकी वो लोग चाहते हैं कि वो लोग काफी लंबे समय तक इस अर्थ पे रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्पीशीज हो। प्लांट ने भी यही सोचा कि अरे अगर अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी स्पीशीज आगे नहीं जा पाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, शूट को इस तरह से शूट को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लावर में। फ्लावर में है ना, इसलिए देखो लिखा है फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस शूट मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको यही बताया था, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो शूट होता है, शूट कभी भी शूट किससे, शूट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, है ना। रूट और शूट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स के बेसिस पे, है ना। और रूट्स के ऊपर कभी भी नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होने वाले, जबकि शूट पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। और क्योंकि फ्लावर एक शूट है तो ऑब्वियसली उस पर भी क्या होने वाले हैं, नोड्स होंगे। और नोड से बाहर आने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, लीव्स। तो यहाँ पर नोड से बाहर आने वाले क्या है, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसीलिए उन लोगों को क्या बोलते हैं हम, फ्लोरल लीव्स। उनको हम फ्लोरल लीव्स बोलते हैं, है ना। और इनके नोड्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा, बिकॉज कंप्रेस्ड है, तो इंटरनोड बहुत ही कंप्रेस्ड होगा। वही सब लिखा, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, on the basis of position, a flower can be axillary or terminal. In a terminal flower, the thalamus consists of 4 compactly arranged nodes and 3 highly condensed internodes. From each node of thalamus, a circle of whole modified leaf is produced. वही modified leaves मतलब कौन, floral leaves। ठीक है, हाँ। थैलेमस भी मैंने आपको बताया था, थैलेमस वो पोर्शन है जिसपे सब के सब 4 जो वर्ल्स है या फ्लोरल लीव्स है वो ग्रो करते हैं। थैलेमस का दूसरा नाम पता है किसी को, देखते किसको पता है, एनीवन, कितना पढ़ा है चैप्टर। परफेक्ट, सही बोला, स्पेलिंग रॉन्ग है बट ठीक है, रिकॉल करके बहुत बड़ी बात। रिसेप्टेकल बोलते हैं इसको, है ना, रिसेप्टेकल। थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टेकल। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, वरना सोचो मुझे कैसे याद रहता है। मैं तो फिलहाल एमबीबीएस कर रहा हूँ, मेरे सब्जेक्ट ही अलग है, बॉटनी का है, बट याद इसलिए क्योंकि पढ़ा ही वैसा था और वापस पढ़ा भी रहा हूँ। पर मुझे भी फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, मुझे ये चैप्टर पढ़ा के बहुत टाइम हो गई है। स्टूडेंट्स को मैंने ये चैप्टर कम से कम 1 साल पहले पढ़ाया था, तो भी मुझे टर्म्स सब पता है। हाँ, एग्जाम्पल्स मुझे भी याद नहीं रहेंगे, तो टर्म्स पता है। माइंड वैसा हो जाता है, अगर आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। बस ब्रेन को ट्रेन करो, पढ़ोगे अच्छे से सब हो जाता है, कितना भी टफ हो, कितनी भी टफ एग्जाम। ठीक है, तो थैलेमस आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें हम थैलेमस खाते हैं,
इसका थैलेमस एडिबल है, परफेक्ट, है ना। इसका थैलेमस एडिबल है, एप्पल, एप्पल एप्पल जो है वो थैलेमस है एक्चुअली, है ना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये सब बता दिया था मैंने। फिर मैंने ये भी बताया था फ्लावर में ब्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ब्रैक्ट क्या होता है, फ्लावर के बेस पर, यहाँ पे देखो, मैं नहीं गया फोटो में इसमें, ये जो फ्लावर का बेस होता है, जहाँ पर पेडिकल है, पेडिसिल क्या होता है, जो एक फ्लावर होता है उसकी जो स्टॉक होती है जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, दैट इज पेडिकल, दैट इज पेडिकल और पेडिसिल, है ना। उसकी पेडिसिल पर, ये समझो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिखा क्या स्क्रीन पे, यही एक इशू आ गया है, स्क्रीन पे दिखा, ये भी पूछना पड़ता है, इसमें भी टाइम, क्योंकि आप बोल रहे हो स्क्रीन पे लेट आता है इसलिए। हाँ, तो ये जो मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया, ये फ्लावर के बेस पर कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसको ब्रैक बोलते हैं। सिमिलरली लीफ के बेस पे भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टिप्यूल बोलते हैं। प्लीज डिफरेंस समझना, लीफ के बेस पे भी ऐसे ही पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। फ्लावर के बेस पर भी ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, उनको ब्रैक्ट बोलते हैं। जिसके पास ब्रैक्ट होता है उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, जिसके पास नहीं होता उसको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं, है ना। वही सब यहाँ लिखा है। किसी किसी फ्लावर के पास पेडिसिल होती है, किसी के पास नहीं पेडिसिल होती है, तो वही लिखा है कि पेडिसिल होगी तो पेडिसिलेट, नहीं होगी तो सिसाइल, सिसाइल सिसाइल फ्लावर। वही सब अब पढ़ोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। यार एक तो ये नीचे ना, इसको हटा भी नहीं सकते, वरना ये क्या है, उधर जैसे हाथ टच होता है वहां पर पेज चेंज हो जाता है। हाँ, तो ये आप पढ़ोगे, वही सब लिखा है यहाँ पर, ब्रैक्टिएट, डी ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट, सिसाइल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर भी सिमेट्री होती है ना। बायलैटरली सिमेट्रिकल को क्या बोलते थे, एनीवन, बायलैटरल सिमेट्रिकल को दूसरा नाम बताओ, बताओ जल्दी। बायलैटरली सिमेट्रिकल के लिए प्लांट में क्या बोलते हैं, क्या वर्ड है, परफेक्ट, है, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। और रेडियल सिमेट्रिकल के लिए, तो रेडियली सिमेट्रिकल के लिए परफेक्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। जिनको डॉक्टर बनना है ना, उनको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, हाँ, हर चीज पढ़नी पड़ेगी, वो चाहे बॉटनी हो या कुछ भी हो। ये नहीं चलेगा कि अरे नहीं नहीं मेरा फेवरेट तो यार सिर्फ जूलॉजी है, या मेरा फेवरेट सिर्फ फिजिक्स है, नहीं चलता है ये सब। एंट्रेंस एग्जाम में नहीं चलता, वहां पर आप चूज नहीं कर सकते अपने फेवरेट्स को। यहाँ पर आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको आगे बॉटनी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक एमबीबीएस में कहीं पे भी बॉटनी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। सब कुछ स्टार्टिंग से लेके आपको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी। तो वहां तक पहुंचा तो अभी पढ़ लो ये सब, ठीक है। इंटरेस्ट लेके थोड़ा पढ़ लो, कुछ लोगों ने आंसर दिया, अच्छी बात है। हाँ, तो देखो वही लिखा है, बायलैटरल के लिए जाइगोमॉर्फिक वर्ड यूज किए। एग्जाम्पल यहाँ से नहीं पढ़े, एग्जाम्पल एनसीईआरटी, ठीक है। रेडियल के लिए वर्ड क्या यूज किया है, एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल इन्होंने सनफ्लावर, इसलिए मैं एग्जाम्पल पढ़ ही नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कंफ्यूज होंगे फालतू में। फिर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज भी बताई थी। कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर